दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक्शन एडवेंचर से भरपूर एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म की कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए तब भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी जबरदस्त फिल्में बहुत कम ही बनती हैं, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 18वीं सदी के फ्रांस का एक गाँव दिखाया जाता है। गांव के छोर पर खेतों के पास एक गरीब किसान मैक की टूटी फूटी झोपड़ी होती है। झोपड़ी के बाहर किसान अपने बेटे जैक को लड़ना सिखा रहा होता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर उस राज्य का गवर्नर पीटर अपने आदमियों के साथ घुड़सवारी पर निकला हुआ होता है। पीटर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था और उसके आदमी उससे भी ज्यादा। घुड़सवारी के दौरान कुत्तों का झुंड घोड़ों के बीच में आ जाने से गवर्नर के मैनेजर चार्ली के घोड़े का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उन कुत्तों में एक कुत्ता किसान मैक का भी होता है। चार्ली कहता है ये कुत्ता उस तुच्छ किसान मैक का है। इस पर गवर्नर पीटर कहता है जाने दो। तो मैनेजर चार्ली और गवर्नर का सुरक्षा सलाहकार एंड्रयू कहते हैं नहीं सर, आज हम इस कुत्ते का शिकार करेंगे। ये कहकर बंदूक लिए वो लोग अपने घोड़े से उस कुत्ते के पीछे लग जाते हैं। बचने के लिए कुत्ता मैक की झोपड़ी की ओर भागता है और वहां जाकर जैक के साथ खेलने लगता है। किसान और जैक इस बात से अनजान होते हैं कि गवर्नर के दुष्ट आदमी इधर ही आ रहे हैं, इसलिए किसान झोपड़ी के अंदर जाकर अपनी पत्नी जूली से प्यार जताने लगता है। इसी दौरान गवर्नर का मैनेजर अपने दो साथियों के साथ झोपड़ी के बाहर आता है और जैक के साथ खेल रहे उसके प्यारे कुत्ते को गोली मार देता है। बाहर गोलियों की आवाज सुनकर किसान मैक अपनी बंदूक लेकर झोपड़ी के बाहर आता है तो गवर्नर का आदमी उसे भी गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक खुद को उसकी गोली से बचाते हुए उल्टा उसे ही गोली मार देता है। ये देखकर घोड़े पर सवार गवर्नर का दूसरा आदमी गोली लगे अपने दूसरे साथी को वहीं छोड़कर वहां से भागता है। इसी दौरान जैक की मां झोपड़ी से बाहर आती है क्योंकि गवर्नर के आदमियों की एक गोली उसके कंधे पर लग गई थी। ये देखकर मैक अपनी बीवी को झोपड़ी के अंदर ले जाता है तथा गोली निकालकर उसके घाव की मरहम पट्टी करने लगता है और जैक से कहता है झोपड़ी के बाहर जाओ और अगर तुम्हें वहां कोई भी गड़बड़ दिखे तो आवाज करके मुझे तुरंत बताना। जैक के बाहर जाने के बाद जूली मैक से कहती है तुम जंगल में जाकर कहीं छिप जाओ क्योंकि वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैक कहता है गवर्नर का मैनेजर और उसका सलाहकार पहले से ही मुझसे जलते हैं क्योंकि उनकी निगाह तुम्हारी खूबसूरती पर है, इसलिए कुत्तों के बहाने उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। इस पर जूली कहती है हम लोग गवर्नर के खेतों का काम देखने वाले मजदूर किसान हैं, हम उनसे भिड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए तुम यहाँ से जाओ क्योंकि वो लोग आते ही होंगे। तो अब मैक अपना सामान लेकर झोपड़ी के बाहर आता है और जैक से कहता है तुम बहादुरी से अपनी माँ की देखभाल करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ये कहकर मैक जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान गवर्नर के और भी आदमी घोड़े पर सवार होकर वहां आ जाते हैं और मैक की ओर गोलियां चलाने लगते हैं, पर मैक उनकी गोलियों से बचते हुए वहां से भागने में कामयाब रहता है। अब गवर्नर के आदमी घोड़े से अपने साथी की लाश नीचे उतारते हैं। इस दौरान गवर्नर भी वहां आ जाता है तो उसके मैनेजर और सलाहकार उसे मैक के खिलाफ भड़काते हुए कहते हैं उस दो कौड़ी के किसान ने आपके आदमी को मारा क्योंकि वो पहले हमारे देश के दुश्मन नेपोलियन के लिए काम करता था। बारिश में भीग रहा बेचारा जैक उन लोगों का झूठ सुन रहा होता है। मैनेजर गवर्नर से कहता है हम इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिख रहे हैं। अब चूंकि गवर्नर पीटर खुद भी क्रूर और अत्याचारी होता है, इसलिए वो बिना मैक का पक्ष जाने ही अपने मैनेजर और सलाहकार की बात मानकर इस मुकदमे की इजाजत दे देता है। उन लोगों के वहां के जाने के बाद जैक झोपड़ी के अंदर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है अब पिताजी के साथ क्या होगा। जूली कहती है हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता बेटे, बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। फिर कुछ दिन बाद रात के वक्त गवर्नर के लोग गांव के स्कूल और पुस्तकालय जला देते हैं ताकि लोग पढ़ लिख कर आजादी पाने के लिए विद्रोह न करें और हमेशा गवर्नर के अधीन बने रहें। उसके सिपाहियों ने आजादी के लिए आवाज उठाने वाले कुछ लोगों को भी पकड़ा हुआ होता है और उन्हें गाँव वालों के सामने बुरी तरह पीटते हुए कहते हैं इन लोगों ने नगर में मौजूद गवर्नर के महल को जलाने की कोशिश की, अब देखो इनका क्या अंजाम होता है। वहां पर खाना ढूंढने निकला जैक गवर्नर का ये अत्याचार देख रहा होता है। तभी गांव का एक काना गरीब बच्चा उसके पास आकर उससे कहता है क्या तुम मुझसे मफलर खरीदना चाहोगे। जैक उससे कहता है मेरे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है, मैं मफलर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। ये कहकर वो वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट जाता है। जब उसकी माँ को पता चलता है कि गवर्नर अभी गांव में ही हैं, उस समय गवर्नर के साथ उसका परिवार जिसमें कि उसकी पत्नी और राजघराने की बाकी महिलाएं और पुरुष होते हैं,
वो लोग जूली और उसकी गरीबी का मजाक बनाते हैं। जूली गवर्नर से कहती है, मैं यहाँ अपना पक्ष रखने आई हूँ, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उस दिन जो घटना हुई उसमें मैक की गलती नहीं थी। आपके लोगों ने मेरे कुत्ते और मुझ पर गोलियां चलाई, इसलिए मैक को बचाव में गोली चलानी पड़ी। मैं चाहती हूँ मामले में निष्पक्ष सुनवाई हो और मेरे पति को न्याय मिले। कई दिनों से छिपते फिर रहे हैं और अब तक घर नहीं लौटे हैं। इस पर दुष्ट मैनेजर कहता है, इस मामले में अब मुकदमे में ही सुनवाई होगी, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तो जूली घुटनों पर बैठकर गवर्नर पीटर से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ मेरे पति को न्याय मिले। लेकिन क्रूर गवर्नर का दिल नहीं पसीजता और वो जूली से कहता है, अब रहम की भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ मेरे परिवार और आदमियों का समय खराब मत करो। मैंने तुम्हारे भगोड़े पति को पकड़ने के लिए 50 चांदी के सिक्के का इनाम घोषित किया था, अब मैं उसे बढ़ाकर 100 सिक्के कर रहा हूँ। ये सुनकर मैनेजर और सलाहकार तो बहुत खुश होते हैं, पर बेचारी जूली दुखी और निराश होकर अपने बेटे को लेकर वापस लौट जाती है। अगले दिन गांव से दूर लोहारों के बस्ती में अपने एक लोहार दोस्त के पास रुके हुए मैक को दिखाया जाता है। जूली के बताने पर जैक उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन गवर्नर के सिपाहियों को मैक की वहां छिपी होने की खबर मिल जाती है और वो लोग वहां आकर मैक पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर जब वो लोग उसे पकड़ने उसके करीब जाते हैं तो मैक और उसके लोहार साथी उनसे भिड़ जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन इस दौरान छत पर खड़ा एक सिपाही मैक के दोस्त को गोली मार देता है। ये देखकर मैक एक लोहे का छल्ला मारकर उस सिपाही को नीचे गिरा देता है। वहीं से कुछ दूरी पर खड़ा जैक ये सब देख रहा होता है, जबकि मैक गोली से घायल अपने साथी को उसके घर के अंदर ले जाता है। बाहर सिपाही बाकी लोहारों को पकड़ लेते हैं। ये देखकर मैक का बेटा जैक चाकू उठाकर सिपाहियों की ओर बढ़ने लगता है, तो वो लोग उस पर बंदूक तानकर उसके पैरों के पास गोलियां चलाने लगते हैं। ये देखकर मैक जिस घर में छिपा होता है वहां की खिड़की तोड़ देता है, जिससे सिपाहियों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो लोग जैक को छोड़कर मैक को पकड़ने के लिए घर के अंदर चले आते हैं। तो मैक उन्हें मारने लगता है और उनमें से एक की ठुड्डी पर तलवार रखकर कहता है, तुम लोगों को मुझे पकड़ना है तो मैं तैयार हूँ, पर मेरे आदमियों को छोड़ दो। गवर्नर के सिपाही इसके लिए तैयार हो जाते हैं और मैक को एक घोड़ा गाड़ी के अंदर बंद कर अपने साथ वहां से ले जाते हैं। ये देखकर बर्फबारी के बीच जैक भागते हुए अपनी झोपड़ी पर जाता है और अपनी माँ को पिता की गिरफ्तारी के बारे में बताता है। अगले दिन मामले की सुनवाई होती है, इसलिए जूली जैक के साथ नगर में जाती है और कोर्ट के परिसर में जाकर मैक का केस लड़ रहे सरकारी वकील से कहती है, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मेरे पति के साथ अन्याय ना हो। वकील उनसे कहता है, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, पर तुम्हारे पति पर देशद्रोह और नेपोलियन के समर्थक होने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्यादातर जज आजादी और लोकतंत्र के खिलाफ हैं, इसलिए तुम्हारे पति का बचना मुश्किल है। अब चूंकि सुनवाई शुरू होने वाली होती है, इसलिए वकील जैक को बाहर रुकने को कहकर जूली को लेकर कोर्ट के अंदर जाता है। तो जैक वहां से बाहर कोर्ट रूम के पीछे के रास्ते पर आ जाता है। वहां कई आवारा दुष्ट लड़के एक के ऊपर एक चढ़कर खिड़की से कोर्ट के अंदर की सुनवाई देख रहे होते हैं। जैक अपने पिता के लिए परेशान होता है, इसलिए वो भी ऊपर चढ़कर सुनवाई देखना चाहता है, पर उनमें से कुछ दुष्ट आवारा बच्चे उसे ऊपर नहीं चढ़ने देते और जमीन पर गिराकर लातों से मारने लगते हैं। इतनी बेरहमी से मार खाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो खिड़की से सुनवाई देख रहे आवारा बच्चे उससे कहते हैं, तुम्हारे पिता के समर्थन में किसी ने गवाही नहीं दी, इसलिए उन्हें 30 साल की जेल मिली है। ये सुनकर जैक और भी ज्यादा दुखी और निराश हो जाता है। तो उनमें से कुछ आवारा बच्चे आखिरी बार उसे अपने पिता को देखने के लिए खिड़की पर चढ़ने देते हैं। खिड़की पर चढ़कर जैक अंदर अपने पिता को आवाज देता है, तो उसके पिता उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहते हैं। फिर सिपाही मैक को वहां से ले जाकर जेल में डाल देते हैं। इससे जैक और उसकी माँ की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। फिर बारिश में भीगते हुए जब ये दोनों अपनी झोपड़ी पर आते हैं तो देखते हैं बारिश की वजह से झोपड़ी की छत ढहने लगी है और उसमें सुराख हो गया है। जूली अपने बेटे से कहती है, हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, हम घर कैसे ठीक कराएंगे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से वो पत्तों और लकड़ियों से झोपड़ी की छत को थोड़ा बहुत ढकने की कोशिश करती है। जूली महल में गाँव की बाकी औरतों की तरह धोबिन का काम किया करती थी, पर पति के अपराधी घोषित होने की वजह से उसको महल में काम करने की इजाजत नहीं होती और घर में दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं होता। इसलिए अगले दिन जूली जैक को लेकर नदी के किनारे जाती है। वहां पर महल में धोबिन का काम करने वाली सभी औरतें कपड़े धो रही होती हैं। उन सभी धोबिनों की प्रबंधक रूबी नाम की एक ग्रामीण महिला होती है। रूबी गवर्नर की छोटी बेटी जैस्मिन की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभालती थी।
जूली उससे कहती है तुम्हें तो मेरे हालात पता है, अब मैं काम नहीं कर सकती, पर कम से कम मेरे बेटे को किसी काम में लगा दो। रूबी कहती है ठीक है, पर तुम यहाँ मत आना क्योंकि गवर्नर और उसका मैनेजर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जूली उनकी बात मान लेती है तो रूबी अब जैक को कपड़ों को समेटने और उन्हें टोकरी में भरने का काम सौंप देती है। वहीं पर रूबी की बेटी लीना गवर्नर की छोटी बेटी जैस्मिन को संभाल रही होती है। थोड़े दिन काम करते करते लीना जैक से घुल मिल जाती है। फिर एक दिन रूबी गवर्नर के फार्म हाउस पर काम करने वाली औरतों को जब खाने के लिए घंटे की छुट्टी देती है, उसी दौरान गवर्नर की बेटी जैस्मिन खेलते खेलते सुअर के बाड़े तक पहुंच जाती है और बाड़े का फाटक खोल देती है। इससे सभी सुअर बाहर आ जाते हैं और जैस्मिन उनकी ठोकर से नीचे गिर जाती है। वहीं किनारे पर काम कर रहा जैक जब देखता है कि जैस्मिन सुअरों के झुंड में कुचलकर मारी जाएगी तो वो हिम्मत करके सुअरों के झुंड के बीच में कूद जाता है और सुअरों को तितर बितर करने लगता है। फिर वो किसी तरह जैस्मिन के पास पहुंचकर उसे उठा लेता है। अब तक जैस्मिन को ढूंढ रही लीना भी बाड़े तक आ जाती है और जैक द्वारा जैस्मिन को बचाते हुए देख लेती है। अगले दिन जब सभी धोबी कपड़ा सुखा रही होती हैं, तभी वहां महल का एक कर्मचारी आता है। जब वो जैक को वहां देखता है तो उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारा बाप एक अपराधी था, इसलिए उसे गोली मार दी गई। ये सुनकर बेचारा जैक सन्न रह जाता है। अब वो कर्मचारी वहाँ की औरतों से कहता है ये अपराधी का बेटा आज से यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। पिता की मौत की खबर देने के लिए जैक वहाँ से भागकर झोपड़ी पर अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें मैक के मरने की बात बताता है। ये सुनकर जूली रोते हुए जैक से कहती है मैं जानती हूँ उन लोगों ने तुम्हारे पिता को साजिश के तहत मारा है। उन महल के लोगों ने हमारी दुनिया उजाड़ दी। वो बेचारी काफी गुस्से और दुख में होती है, इसलिए जैक को अपने साथ पास की पहाड़ी पर ले जाती है और वहाँ से दिख रहे शाही महल को दिखाकर जैक से कहती है जिस तरह उन लोगों ने हमारा घर उजाड़ा है, मैं श्राप देती हूँ उनका महल भी इसी तरह तबाह होगा। कसम खाओ कि तुम उनकी मौत का बदला लोगे। जैक कहता है हाँ माँ जरूर। इसी बीच सदमे और दिल का दौरा पड़ने से जूली की हालत बिगड़ने लगती है। जैक उन्हें बड़ी मुश्किल से संभालता हुआ झोपड़ी तक लेकर आता है और बिस्तर पर लेटा देता है। फिर वो उन्हें कंबल से ढककर साथ में खुद भी लेट जाता है। पर सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। इससे उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। भूख से बेहाल होकर वो गांव के कुछ अनाथ बच्चों के साथ भीख मांगने लगता है। बर्फबारी की वजह से वो ठिठुर रहा होता है और उसके पास अब रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए भूख मिटाने के लिए वो एक घर की खिड़की से मोमबत्ती उठाकर खाने लगता है और वो सोचता है इस दुनिया में भूख और ठंड से तड़पने से अच्छा है क्यों ना मैं अपनी जान दे दूं। इस इरादे से वो वहाँ के कब्रिस्तान में अपने पिता के कब्र के पास जाता है और गला देने वाली ठंड के बीच अपने सारे कपड़े उतारकर अपने पिता की कब्र के ऊपर लेट जाता है। वहाँ बैठा एक उल्लू जब ये देखता है तो वो जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। कब्रिस्तान के दूसरी तरफ बने चर्च के अंदर एक पादरी और फौज से रिटायर्ड उसका एक डॉक्टर दोस्त शतरंज खेल रहे होते हैं। पादरी उससे कहता है ये उल्लू आज इतनी रात में इस तरह से क्यों बोल रहा है? डॉक्टर कहता है खिड़की से बाहर देखो तब पता चलेगा। तो पादरी खिड़की खोलकर कब्रिस्तान की ओर देखता है और जब उसे वहाँ एक बच्चा लेटा हुआ दिखता है तो वो जल्दी से डॉक्टर के साथ मिलकर उसे वहाँ से उठाकर अंदर ले आता है। जैक का शरीर बर्फबारी से अकड़ चुका होता है और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। ये देखकर डॉक्टर उसके शरीर पर गर्म औषधि वाला पाउडर रगड़ता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार सुबह होते होते जैक को होश आ जाता है पर वो एक जिंदा लाश की तरह होता है। पादरी के घर का काम देखने वाली महिला मार्था जैक की देखभाल करती है पर जैक ना तो मुंह खोलता है और ना ही कुछ खाता पीता है। इसलिए मार्था उसे धूप सेंकने के लिए चर्च के बाहर बिठा देती है। इसी दौरान घोड़ा गाड़ी पर अपने माँ के साथ बैठकर वहाँ से गुजर रही लीना जब जैक को इस हालत में देखती है तो अपनी गाड़ी रुकवाकर उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर उससे बातें करने की कोशिश करने लगती है। हैरानी की बात यह होती है लीना के पास होने से जैक बोलने लगता है और खाना भी खाने लगता है। फिर जब वो चर्च के अंदर पादरी के पास जाता है तो पादरी के पूछने पर वो उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बता देता है। पादरी एक अच्छा इंसान होता है इसलिए वो चर्च के काम में हाथ बटाने के लिए उसे वहां रख लेता है। जैक और लीना अक्सर एक दूसरे से मिला करते हैं। धीरे धीरे जैक बड़ा हो जाता है और उसकी और लीना की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन जब चर्च में मार्था अकेली होती है तो नगर से एक जूनियर पादरी गवर्नर की तरफ से एक पत्र लेकर आता है और मार्था को देते हुए कहता है ये पत्र पादरी को दे देना। इसके कुछ देर बाद जब पादरी लौटता है तो मार्था के बताने पर वो पत्र पढ़ता है पर पादरी मार्था से जैक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने के लिए कहता है। रात को जब वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो डॉक्टर कहता है समय बदल रहा है और अब कोई भी गवर्नर के अधीन नहीं रहना चाहता, इसलिए लोग उसका विरोध कर रहे हैं और गवर्नर भी ये बात जानता है। इसलिए गांव पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रहा है। जैक पादरी से पूछता है पत्र में क्या लिखा है पर पादरी उसे बहाना बनाकर टाल देता है।
अगले दिन गांव में पारंपरिक नृत्य का महोत्सव होता है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के जोड़े डांस के लिए भाग लेते हैं। गवर्नर पीटर भी गांव में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अपनी बेटी जैस्मिन और परिवार वालों के साथ वहां आता है। लीना और जैक की जोड़ी भी इसमें भाग ले रही होती है। इसी बीच गवर्नर की बेटी जैस्मिन लीना और जैक के पास आकर जैक से कहती है, मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिसकी बचपन में तुमने सुअरों से जान बचाई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ इस प्रतियोगिता में तुम मेरे साथ डांस करो। गवर्नर की बेटी होने की वजह से लीना उसे मना नहीं कर पाती। जबकि गवर्नर जैस्मिन से पूछता है, कौन है लड़का, तो जैस्मिन कहती है, जिसके बाप को आपने जेल में मार दिया था। ये सब सुनकर जैक जैस्मिन को अपने साथ डांस करने से मना कर देता है। इससे वो चिढ़ जाती है और प्रतियोगिता में अपने बाप के साथ डांस करने के लिए आती है। लेकिन लीना और जैक की जोड़ी डांस में सभी को हराकर मंच से बाहर कर देती है। फिर जब गवर्नर और जैस्मिन को हार की वजह से मंच से बाहर उतरना पड़ता है तो गवर्नर को इससे बहुत गुस्सा आता है, पर वहाँ लोग जैक की जीत के नारे लगा रहे होते हैं, इसलिए गवर्नर किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है। जैस्मिन भी जैक को लीना के साथ देखकर चिढ़ी हुई होती है। गवर्नर और उनके आदमियों को पता होता है कि गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उनका राज खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग उस वक्त वहां से चले जाते हैं। अब जैक पादरी से वो पत्र मांगकर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि पादरी को चर्च से हटाकर नया पादरी नियुक्त किया जा रहा है। रात में डॉक्टर और जैक पादरी के हटने वाली बात से काफी परेशान होते हैं। पादरी उनसे कहता है, गवर्नर जानता है गांव में सभी लोग उसके खिलाफ हैं, इसलिए गांव पर पकड़ मजबूत करने के लिए वो चर्च में अपना पादरी भेज रहा है। तो डॉक्टर कहता है, क्यों ना हम पोप से बात करें। लेकिन पूरी जिंदगी चर्च में बिताने के बाद अब चर्च से हटने की बात सोचकर पादरी को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर जाता है। इससे दुखी होकर जैक अपने छोटे से घर में लौट आता है और गुमसुम रहने लगता है। फिर एक दिन गाँव के गद्दार युवक मोंटी की सूचना पर गवर्नर के आदमी जैक के घर पर आते हैं और अकेला पाकर उसे बोरे से ढककर बड़ी बेरहमी से पीटते हैं। लातों से काफी देर मारने के बाद वो उसे बोरे में भरकर गवर्नर के किले में बने तहखाने में ले जाते हैं। वहाँ गवर्नर उसके चेहरे पर चाकू रखकर कहता है, अब तुझे पता चला कि तुम्हारी क्या औकात है। फिर वो अपने आदमियों से कहकर बोरे में भरे जैक को तहखाने के कुएं में फेंकवा देता है और ऊपर से पत्थर की सीट रखवा देता है। कुएं के पानी के अंदर जैक की सांसें रुकने लगती हैं, पर काफी जद्दोजहद करने के बाद वो बोरी फाड़कर किसी तरह पानी के ऊपर आ जाता है और कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। अगले सीन में गाँव के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो जैक के घर पर जब उसे नहीं देखता तो वो ये बात जाकर गाँव में डॉक्टर और लीना को बताता है। इधर कुएं की दीवार सपाट होने की वजह से जैक ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाता, पर इत्तेफाक से उसे दीवार में बाहर से पानी आने के लिए एक छेद दिखता है, जो कि एक चौड़े नाले से जुड़ा होता है और वो नाला किले के बाहर तक जाता था। ये देखकर जैक अपनी कमर पेटी का बेल्ट निकालकर उसके हुक से छड़ी के आसपास की ईंटें निकालने लगता है। हालांकि उसकी हालत काफी खराब होती है, पर फिर भी वो कोशिश जारी रखता है और फिर काफी मशक्कत के बाद जैक कुएं की दीवार के छेद के चारों ओर की ईंटें निकालने में कामयाब हो जाता है और खाली नाले के अंदर घुस जाता है। फिर उस खाली नाले के जरिए वो किले के छोर पर पहुंच जाता है, लेकिन वो छोर एक जाली से बंद होता है, इसलिए वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता। पर इस दौरान उसकी नजर नाली के ऊपर लगे ईंटों पर पड़ती है, तो वो हुक से उसे भी निकालने लगता है और काफी देर के बाद वो ईंटें हटाकर ऊपर के एक कमरे में पहुंच जाता है। किले के उस कमरे में हथियार रखे हुए होते हैं, किसी को पता ना चले इसलिए वो फर्श के उस छेद पर एक संदूक रख देता है और उस जगह का बारीकी से मुआयना करता है। फिर वो चोंगे वाला एक कपड़ा पहनकर उस कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर वहाँ धोबिन का काम करने वाली गांव की एक मोटी लड़की पर पड़ती है, तो वो उसे किनारे खींचकर उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है। मोटी उसकी दोस्त होती है, इसलिए जिस घोड़ा गाड़ी में वो कपड़े ले जाती थी उसी में छिपाकर वो जैक को किले से बाहर ले जाती है और गांव में पहुंचा देती है। वहां जैक सबसे पहले लीना से मिलने जाता है। उसे जिंदा देखकर लीना के जान में जान आती है और उसे गले लगा लेती है, तो जैक उसे उसके साथ अब तक जो भी हुआ उसके बारे में बताता है। इसी बीच गद्दार युवक मोंटी लीना को रिझाने के लिए उसके कमरे में आता है। उसे वहाँ देखकर जैक उससे भिड़ जाता है और कहता है, इसी गद्दार ने मुखबिरी कर मुझे पकड़वाया था। तो मोंटी उसे मारने की कोशिश करता है। इससे दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगती है, पर तभी जैक का काना दोस्त और लीना का भाई वहां आ जाते हैं। इसके बाद जैक अपने सभी साथियों को इकट्ठा कर उनसे कहता है, किले में कैसे घुसना है और हथियार कहाँ हैं, मुझे सब पता चल चुका है, इसलिए अब हम लोग आसानी से किले पर कब्जा कर सकते हैं। तो योजना के अनुसार अगले दिन ये लोग किले से पहले पड़ने वाले खेतों में पुतले खड़े कर देते हैं और फिर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। शाम ढलने पर बारिश होने लगती है। गवर्नर की बेटी जैक के लिए तड़प रही होती है, इसलिए वो घोड़े पर सवार होकर उसके घर पर आती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है, पर जैक उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। इस पर जैस्मिन कहती है, मेरे पिता ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली। ये सब सुनकर जैक कहता है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है,
पर तुम यहाँ से चली जाओ। अपने प्यार को ठुकराए जाने से जैस्मिन भड़क कर घर से बाहर निकल जाती है। बाहर गांव वाले किले पर हमला करने जाने के लिए मसाल लेकर तैयार खड़े होते हैं। जैस्मिन को देखकर वो उसे पकड़ना चाहते हैं, पर गुस्सैल जैस्मिन जैक के हाथ पर तलवार से हमला करके वहां से भाग जाती है। इसके बाद गांव वाले पुतलों की आड़ में मसाल लेकर किले के पीछे पहुंच जाते हैं। घोड़े पर सवार जैक सबसे आगे होता है। वहां पहुंचने पर गांव वाले वहां पुतला खड़ा कर उसमें आग लगा देते हैं और गवर्नर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। अंदर गवर्नर अपने परिवार के लोगों के साथ डिनर कर रहा होता है। जब वो बाहर शोर सुनता है तो छत की ओर जाता है। इधर जैक के बताने पर उसके कुछ साथी किले से बाहर निकलने वाली नाली की जाली हटाकर किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहीं छत पर पहुंचने पर जब गवर्नर वहां मौजूद गांव वालों को हाथों में मसाल लिए देखता है तो मैनेजर से कहता है, इन तुच्छ गांव वालों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वहीं नीचे महल के सिपाही चक्री घुमाकर अंदर आने वाला फाटक बंद करने लगते हैं। इसी बीच जैस्मिन वहां जाती है और अपने महल के अंदर चली जाती है। गांव वाले जानते थे कि अगर फाटक बंद हो गया तो सभी एक साथ अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए फाटक में रस्सियां फंसाकर वो उसे नीचे की ओर खींचने लगते हैं। दूसरी ओर नाली के अंदर से जैक के बाकी साथी किले के हथियार वाले कमरे में घुसकर वहां से बंदूकें उठा लेते हैं और किले की खिड़कियों के पास पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। किले के बाहर रस्सियों से खींचकर आखिरकार गांव वाले फाटक को नीचे गिराने में कामयाब रहते हैं। ये देखकर सेनापति गवर्नर के पास जाता है और उनसे कहता है, उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आप अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाइए। तब तक हम लोग अपने थोड़े बहुत साथियों के साथ मोर्चा संभालते हैं। इस पर जैस्मिन कहती है, नहीं, हम लोग भागेंगे नहीं। जैक से चिढ़ी हुई होती है, इसलिए एक बंदूक लेकर किले के छत पर जाती है और नीचे घोड़े पर बैठे जैक के सिर पर गोली चला देती है। इससे घोड़े पर बैठा जैक नीचे गिर जाता है और नारा लगा रहे सभी गाँव वाले खामोश हो जाते हैं। फिर लीना और जैक का काना दोस्त उसके पास जाते हैं। गनीमत ये होती है कि जैक मरता नहीं, क्योंकि गोली उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर खरोच कर निकल गई थी। लीना कपड़े फाड़कर उसके सर पर पट्टी बांधती है और फिर ये सभी लोग एक साथ किले के गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर गवर्नर का सेनापति अपने साथियों के साथ गेट के भीतर से गांव वालों की ओर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। पर इससे पहले कि वो लोग गोलियां चला पाते, किले के अंदर खिड़कियों के पास बंदूक लेकर बैठे जैक के साथी सेनापति और सैनिकों के पैरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें घायल कर देते हैं। अब क्योंकि अंदर का रास्ता साफ होता है, इसलिए गाँव वाले महल के अंदर धावा बोल देते हैं। बचने के लिए गवर्नर अंदर की ओर भागता है, पर जैक उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह पीटता है। गवर्नर भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। अब गांव वाले जैक से कहते हैं, इसे मार डालो। तो जैक उनसे कहता है, अगर इसे मार दिया तो मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए तुम सब यहाँ मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित महल से बाहर निकालकर महल में आग लगा दो। तो गांव वाले गवर्नर और उसके परिवार को सुरक्षित महल से बाहर निकालकर महल में आग लगा देते हैं। बाहर लीना जैक से कहती है, जिद्दी जैस्मिन अभी भी महल में है। तो जैक उसे निकालने के लिए उसके कमरे में जाता है। वहाँ जैस्मिन जैक पर चाकू से हमला करती है, लेकिन जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। फिर जैक गवर्नर से कहता है, मैं तुम लोगों जैसे नहीं हूँ। इसके बाद वो अपने गाँव के लोगों से कहता है, तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ पर जो कुछ हुआ मुकदमे में उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अकेले अपने सर पर ले लूंगा। फिर इसके कुछ दिन बाद इस घटना के मुकदमे की सुनवाई राज्य की एक बड़ी अदालत में होती है, जहां जैक पर जैस्मिन की रेप का भी आरोप लगता है। लेकिन जैस्मिन जज से कहती है, जैक ने कभी मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि मैंने भले ही इसकी जान लेने की कोशिश की थी। फिर गाँव वालों की गवाही से गवर्नर को उसके गुनाहों के लिए जेल भेज दिया जाता है और जैक छूट जाता है। इस तरह ये एक्शन एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।